नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन पॉलिटी विद गौरव भारद्वाज में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको विदित है कि पिछली सीरीज़ में हमने बात की थी भारतीय संविधान व राज व्यवस्था से जुड़े अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों पर, और इस सीरीज़ में उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और फिर से बात करेंगे 25 प्रश्नों पर। ये ऐसे प्रश्न हैं जो पूर्व में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होते रहेंगे और आप अपने ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे। तो आइए इस सफ़र को फिर से आगे बढ़ाते हैं और फिर से बात करते हैं 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन से विषयों का वर्णन भारतीय संविधान की संघ सूची में है, यानी यूनियन लिस्ट में कौन से विषय दिए गए हैं। युद्ध और शांति, कन्फ्लिक्ट एंड पीस, प्रत्यर्पण, एक्सट्रेडिशन और रेल। सही कूट चुने, 1 तथा 2, 1, 2 तथा 3, 2 तथा 3 और 1 तथा 3। इसमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है कि कौन से विषय संघ सूची में शामिल हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि संविधान के अनुच्छेद 246 में केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का बंटवारा किया गया है और इसी आधार पर अनुच्छेद 7 में 3 सूचियां बनाई गई हैं, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। तो बात हो रही है इस क्वेश्चन की कि युद्ध और शांति, प्रत्यर्पण और रेल किस सूची का विषय है, ये तीनों संघ सूची में शामिल है या नहीं। तो युद्ध, शांति, प्रत्यर्पण और रेल ये तीनों संघ सूची के विषय हैं, यानी ऑप्शन बी ठीक हो जाता है। 1, 2 तथा 3 तीनों ही विषय संघ सूची के हैं और इन तीनों विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन है, यानी ऐसा कौन से राज्य हैं जिसमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर की व्यवस्था है। 1 महाराष्ट्र में, 2 केरल में। सही कूट चुने, केवल 1, 1 और 2 दोनों, केवल 2 और ना तो 1 और ना ही 2। भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत आर्टिकल 169 के अंतर्गत विधान परिषद के गठन व उसकी समाप्ति की बात की गई है और इस आशय में संसद विधि द्वारा विधान परिषद का गठन कर सकती है व विधान परिषद को समाप्त कर सकती है। लेकिन संसद ऐसा तभी करेगी जब संबंधित राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 सदस्यों द्वारा एक संकल्प या प्रस्ताव पारित करके संसद को भेज देती है। यानी कि केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वो किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है या उसकी समाप्ति कर सकती है, लेकिन ऐसा वह तभी करेगी जब संबंधित राज्य की विधानमंडल एक ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे और ये प्रस्ताव विधानमंडल की कुल सदस्य संख्या को बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। और जब यह पारित होकर केंद्र सरकार को भेजा जाता है तब वह विधान परिषद का गठन उस संबंधित राज्य में कर देती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से हमारा महाराष्ट्र इसका ठीक है, तो केवल ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाता है, यानी महाराष्ट्र में आपका बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। इसके अलावा बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका ये 6 राज्य हैं जिनमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था। 44वां, 86वां, 73वां या 11वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो आपको जानकारी होगी कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जनता पार्टी की सरकार द्वारा लागू किया गया था और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो प्रावधान किए गए थे लगभग उन्हीं सभी प्रावधानों को बदलने या वापस लेने के लिए 44वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया। इसके साथ ही जो राइट टू प्रॉपर्टी आपका एक फंडामेंटल राइट था, उसको फंडामेंटल राइट से हटाकर एक लीगल राइट यानी विधिक अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 300A के अंतर्गत।
86वां संविधान संशोधन अधिनियम, जैसा आपको पहले बताया गया था कि इसके माध्यम से अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा गया और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की बात की गई। 11वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये 1961 में पारित होता है और ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में कुछ उपबंध करता है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है उसके अंतर्गत यदि कोई सीट खाली है तो इस आधार पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये प्रावधान 11वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया और जो इसका सही उत्तर है वो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। यानी कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित किया गया था और 24 अप्रैल 1993 को अपनाया गया। इसी दिन पंचायती राज व्यवस्था के रूप में हम मनाते हैं और 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से आपको पता है 9वां भाग जोड़ा गया। 9वें भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 243A से लेकर 243O तक जोड़े गए। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 11वीं अनुसूची के अंतर्गत 29 विषय शामिल किए गए और ये ऐसे विषय थे जिन पर पंचायती राज व्यवस्था को पूरा अधिकार दिया गया कि आप इन पर कानून बना सकते हैं और इन पर आपको कार्य करने का अधिकार है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश आपात की उद्घोषणा से संबंधित है। ऑप्शन है 356, 357, 354 या आर्टिकल 352। कौन सा अनुच्छेद इमरजेंसी की बात करता है? तो जैसा आपको पता है कि अनुच्छेद 356 किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण उत्पन्न संकट से निपटने के लिए राष्ट्रपति शासन की बात करता है। अनुच्छेद 357 जब कोई राष्ट्रपति शासन चल रहा है तो उस दौरान उस संबंधित जो राज्य है उसकी विधायी शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा या किस प्रकार किया जाएगा, इसका उपबंध 357 में किया गया है। 354 के अंतर्गत जब आपका आपातकाल लगा हुआ है यानी इमरजेंसी लगी हुई है तो उस दौरान जो राजस्व वितरण होगा वो कैसे होगा, इस प्रकार की व्यवस्था आर्टिकल 354 के अंतर्गत की गई है। नेशनल और 352 नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, आपके आपातकाल की बात करता है। यह आपातकाल जैसा कि आपको पता है 3 आधारों पर लगाया जा सकता है। एक युद्ध की स्थिति में, एक बाह्य आक्रमण की स्थिति में और तीसरा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। और आपको जानकारी होगी कि सशस्त्र विद्रोह 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। इससे पहले जो शब्द था वो आंतरिक गड़बड़ी था और इसको रिप्लेस करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है, क्योंकि ये माना गया कि आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर इंदिरा गांधी जी ने 2 साल तक देश को आपातकाल में झोंके रखा। इस कारण से इसको बदला और सशस्त्र विद्रोह इसके अंतर्गत शामिल किया गया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी, आर्टिकल 352। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? 1932 में, 1941 में, 1927 में या 1930 में? तो आपको जानकारी होगी कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में 3 बड़े आंदोलन चलाए गए। पहला था असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो 1920 से 22 तक चला। दूसरा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडिएंट, यानी 1930 से 1932 तक जो चलता है। तीसरा था भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट, या जिसको आप अगस्त क्रांति भी बोल देते हैं। ये अगस्त 1942 में शुरू किया गया था। हम बात कर रहे थे सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट की। तो ये 12 मार्च 1930 को जब गांधी जी अपनी 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा शुरू करते हैं, इसी के साथ ये प्रारंभ होता है। और 6 अप्रैल 1930 को समुद्र किनारे इन्होंने नमक
बनाया और नमक बनाते ही जो अंग्रेजों का नमक कानून था उसको तोड़ा और इसी के माध्यम से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन थी उसकी शुरुआत होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1930। औपचारिक तौर पर 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह के रूप में इस आंदोलन की शुरुआत होती है। तो ऑप्शन डी 1930 इसका सही उत्तर हो जाता है। छठा क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत ने किस वर्ष परमाणु उपकरण के परीक्षण के साथ छठे सदस्य के रूप में परमाणु क्लब में प्रवेश किया? ए 1974, बी 1998, सी 1991 या डी 1996? भारत परमाणु संपन्न राष्ट्र कब बना? आपको इसका उत्तर देना है 1974 में, 1998, 1991 और 1996। तो भारत 18 मई 1974 को छठे सदस्य के रूप में परमाणु क्लब में शामिल हो जाता है। 18 मई 1974 को भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण किया और इसका नाम दिया गया, इस परीक्षण का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि ये परमाणु परीक्षण जिस दिन किया गया था उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी। तो बुद्ध पूर्णिमा को ध्यान में रखते हुए स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन को नाम दिया गया। भारत से पहले 5 देश परमाणु संपन्न थे, जो थे यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। और भारत छठा देश बना 18 मई 1974 को स्माइलिंग बुद्धा के नाम से ऑपरेशन चलाकर भारत ने परमाणु परीक्षण किया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए 1974। और दूसरा परमाणु परीक्षण भारत ने किया था 1998 में। 11 मई 1998 और 13 मई 1998 को ऑपरेशन शक्ति के माध्यम से हमने अपना सेकंड परमाणु परीक्षण किया। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए 1974। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है कि किस संशोधन के माध्यम से भारतीय लोकतंत्र में सरकार के तीसरे स्तर की शुरुआत होती है? 74वां संविधान संशोधन, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, 67वां संविधान संशोधन और 73वां संविधान संशोधन। जैसा कि विदित है कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से सरकार ने स्थानीय स्वशासन की नींव डाली, यानी लोकतंत्र के तीसरे स्तर की शुरुआत हुई। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आपको पता है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था और 74वां संविधान संशोधन शहरी निकाय से संबंधित था, जिसमें आपके नगर निगम, नगर परिषद वगैरह आती हैं। 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पार्ट 9A जोड़ा गया है, 9 का जोड़ा गया है और अनुच्छेद 243P से लेकर अनुच्छेद 243ZG तक जोड़े गए थे। इसी के माध्यम से 12 शेड्यूल आपके संविधान में जोड़ी गई और उसमें 18 विषय शामिल किए गए। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन 2 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 8वां क्वेश्चन है, एक कानूनी कार्यवाही जिसके दौरान किसी व्यक्ति के किसी पद या सरकारी विशेषाधिकार को चुनौती देने के अधिकार को चुनौती दी जाती है कहलाती है प्रतिषेध रिट, प्रोहिबिशन रिट, परमादेश, मैंडमस, अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो, उत्प्रेषण, सिरोसरी। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी सरकारी पद पर बैठा हुआ है उसके अधिकार को चुनौती देने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्षा या उत्प्रेषण रिट। आपको जानकारी होगी कि आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों से संबंधित है और इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को 5 रिट जारी करने का अधिकार है। इसका जो उत्तर है वो है अधिकार परीक्षा। यानी कि जब कोई ऐसा व्यक्ति किसी सरकारी पद पर है और वो इसके लिए योग्य नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट क्यू वारंटो रिट जारी करके या अधिकार परीक्षा के माध्यम से उस व्यक्ति से ये पूछ सकते हैं कि आप किस अधिकार से या किस हैसियत से इस पद पर हैं। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति किसी सरकारी पद पर चुना गया, लेकिन पता चलता है कि उसने किसी फर्जी दस्तावेज के माध्यम से वो नौकरी प्राप्त की थी, तो सर्वोच्च न्यायालय क्यू वारंटो रिट जारी करके उस व्यक्ति से ये पूछ सकता है
कि किस अधिकार से आप यहाँ पर हैं या किस हैसियत से आप इस पद को ग्रहण करते हैं, इसका जवाब उस व्यक्ति को, संबंधित व्यक्ति को देना पड़ सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, अधिकार परीक्षा यानी क्यू वारंटो। यहाँ पे आपके पांचों रिटों का वर्णन किया गया है। हेबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्यू वारंटो यानी कि अधिकार परीक्षा, प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध, सरोसरी यानी कि उत्प्रेषण रिट, और मैंडमस यानी परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक निवासी स्वस्थ दिमाग का वयस्क नागरिक और अपराध, भ्रष्टाचार या अवैध व्यवहार के आधार पर कानूनी रूप से प्रतिबंधित नहीं होने वाला व्यक्ति मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार है? क्वेश्चन देख के आपको लगेगा कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन एक बहुत सिंपल सी चीज पूछी गई है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 225 में, 329 में, 224 में, 326 में। तो ये जानकारी तो लगभग सभी को होती है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक वयस्क नागरिक यानी ऐसा व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु को प्राप्त कर चुका है, भारत में वोट देने का अधिकारी है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 326। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि आपको गलत कथन छांटना है। ये सिद्धांत सीधे कानून अदालतों द्वारा लागू किए जा सकते हैं। संविधान राज्य को शासन में उन्हें मौलिक मानने और कानून बनाते समय उन्हें लागू करने का आदेश देता है। मौलिक अधिकारों सहित संविधान की व्याख्या करते समय न्यायालयों को उनके द्वारा निर्देशित किया जाना है। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने में राज्य की एक अधिक प्रत्यक्ष सक्रिय भूमिका भारत के संविधान द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से सौंपी गई थी। ये पीजीटी के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो कथन 1, ये सिद्धांत सीधे कानून अदालतों द्वारा लागू किए जा सकते हैं, ये कथन गलत है। आपको पता है कि डीपीएसपी न्यायालयों से प्रवर्तनीय नहीं है, यानी इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो पहला कथन गलत है और यही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है, और बाकी तीनों कथन आपके सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना का विचार कहाँ से अपनाया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, संयुक्त सोवियत समाजवादी गणराज्य यानी यूएसएसआर और यूएसए अमेरिका से। इसकी जानकारी लगभग सभी को है कि यूएसएसआर से हमने 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट लिया था, और इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ कब संबोधित करते हैं? प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहला सत्र और प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र, हर सत्र, कोई भी सत्र, किसी उद्देश्य के लिए बुलाए गए आपातकालीन सत्र के दौरान। आर्टिकल 87 के अंतर्गत राष्ट्रपति के अभिभाषण की बात की गई है, और राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद पहला जो सत्र होता है और प्रत्येक साल का जो पहला सत्र होता है, इन दोनों को संबोधित करते हैं। ये प्रावधान अनुच्छेद 87 के अंतर्गत दिया गया है। तो आपका ऑप्शन 1 ठीक हो जाता है। यानी कि जो भी इलेक्शन के बाद लोकसभा गठित होती है, उसका जो पहला सत्र होता है उसको राष्ट्रपति संबोधित करते हैं, और प्रत्येक वर्ष जो पहला सत्र होता है उसको राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए, प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहला सत्र और प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, वास्तव में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं।
लोकसभा के स्पीकर होते हैं या संयुक्त राष्ट्र महासभा के वास्तव में भारत के प्रतिनिधि होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट कौन है? अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, यानी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है कि किस वर्ष तक भारत ने चुनावों में पूरी तरह से ईवीएम का प्रयोग करना शुरू कर दिया था? यानी ईवीएम मशीन्स के आधार पर पूरी तरह से वोटिंग पहली बार कब हुई थी, ये आपको बताना है। 1992 में, 2004 में, 1984 या 2010? ईवीएम जैसा कि आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसके आधार पर 2004 का जो चुनाव था, लोकसभा का चुनाव, ये पूरी तरीक़ा से ईवीएम पर आधारित था। और ये पहला ऐसा चुनाव था जो पूरा चुनाव यानी 543 की 543 लोकसभा सीटों पर जो वोट डाले गए वो ईवीएम से डाले गए थे। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रथम प्रयोग था ईवीएम का वो केरला के चुनाव में किया गया था 1982 में, आपकी पारूर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर। इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन 2, 2004। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास है न्यायिक समीक्षा शक्ति, महाभियोग की शक्ति, राज्यपाल को हटाने की शक्ति। सही कूट चुने, केवल 3, 1, 2 और 3, केवल 2 और केवल 1। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास कौन सी शक्ति है? न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू, महाभियोग यानी इम्पीचमेंट, और राज्यपाल को हटाने की शक्ति यानी रिमूवल ऑफ गवर्नर। इसका जो सही उत्तर है वो है न्यायिक समीक्षा यानी केवल 1। ऑप्शन डी इसका सही हो जाता है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है। महाभियोग की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास नहीं है, ये संसद का कार्य है और इसके माध्यम से संसद राष्ट्रपति को हटा सकती है। राज्यपाल को भी राष्ट्रपति हटाते हैं। और आपको एक मजे की बात बताएं, न्यायिक समीक्षा या न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल रिव्यू या जुडिशियल एक्टिविज्म जैसी शब्दावली संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं है, यानी इन शब्दों का संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है। तो न्यायिक समीक्षा का जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 13 से और अनुच्छेद 32 से भारतीय संविधान में एक तरीके से उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। जैसे अनुच्छेद 13(1) में लिखा गया है कि इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवर्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वह इस भाग के उपबंध से असंगत है। आर्टिकल 13(2) में सुनिए क्या लिखा है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। यानी कि आर्टिकल 13(1) में यह लिखा गया है कि संविधान लागू होने से पहले की कोई विधि है और वो संविधान लागू होने के बाद संविधान के किसी प्रावधान से असंगत है तो वो एक तरीके से नल एंड वॉइड हो जाएगी। दूसरे प्रावधान में ये लिखा गया है आर्टिकल 13(2) में, यदि संविधान बनने के बाद ऐसी कोई विधि बनती है जो संविधान के प्रावधानों के विपरीत है तो जिस मात्रा तक वह विपरीत है उस मात्रा तक वह शून्य हो जाएगी, यानी उस मात्रा तक उसे खत्म कर दिया जाएगा। और इसी प्रकार से अनुच्छेद 32 में लिखा गया है कि इस भाग में प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है। अनुच्छेद 32(2) कहता है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश या आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस, परमादेश यानी मैंडमस, प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, अधिकार परीक्षा यानी क्यू वारंटो और उत्प्रेषण रिट यानी सरोसरी जो भी समुचित हो निकालने की शक्ति होगी। यानी कि यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इन 5 रिटों के माध्यम से
न्यायालय आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षण कर सकता है। यानी कि एक प्रकार से जो न्यायिक समीक्षा या न्यायिक सक्रियता की बात की गई है वो अनुच्छेद 13 में और अनुच्छेद 32 में आपको देखने को मिलती है, लेकिन संविधान में इस वर्ड का कहीं भी यूज नहीं किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 1, न्यायिक समीक्षा शक्ति, यानी ऑप्शन डी इसका ठीक हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा शक्ति। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर डैश को संविधान सभा के पहले सत्र में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। 1946 में, 1948 में, 1947 में या 1945 में? उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? इसका सही उत्तर है 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया गया था और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर हमारे वर्तमान प्रस्तावना का रूप धारण कर लेता है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए, 1946। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? गोपालन बनाम मद्रास राज्य, मिनर्वा मिल्स, केशव नंदा भारती और गोलकनाथ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, केशव नंदा भारती। 1973 में इसका फैसला आया था और ये फैसला 7-6 के बहुमत से था। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये माना कि सरकार को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। और उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचे का एक सिद्धांत प्रतिपादित किया और ये माना कि कुछ प्रावधान संविधान के मूल ढांचे में सम्मिलित हैं और इनको बदलने का अधिकार किसी के पास नहीं है, संसद के पास भी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान में परिकल्पित 3 प्रकार की सेवाएं हैं? ऑप्शन 1, नौसेना सेवा, वायुसेना और थल सेना सेवा। ऑप्शन 2, अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और राज्य सेवाएं। ऑप्शन 3, सिविल सेवा, सैन्य सेवा और अर्धसैनिक सेवा। ऑप्शन 4, प्रथम श्रेणी सेवा, द्वितीय श्रेणी सेवा और तृतीय श्रेणी सेवा। तो भारतीय के संविधान में 3 प्रकार की जो सेवाएं दी गई हैं, सर्विसेज दी गई हैं, वे कौन सी हैं? तो आपको जानकारी होगी कि अखिल भारतीय सेवाएं यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज, ये तीनों संविधान में शामिल है। यानी इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन 2, अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और राज्य सेवाएं। और अब आपको कमेंट में ये बताना है कि भारतीय विदेश सेवा किस प्रकार की सेवा है, अखिल भारतीय सेवा है, केंद्रीय सेवा है और राज्य सेवा है। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है कि राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी? 1, 30 मई 1991, 2, 21 मई 1991, 3, 21 जून 1992 और 4, 20 मई 1990। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1990 को तमिलनाडु में एक रैली को संबोधित करने के दौरान हुई थी, जब धनु नामक एक महिला जो लिट्टे की चरमपंथी समर्थक थी, उसने आत्मघाती बम के द्वारा राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया था और इस तरह राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री ने भारत की पहली गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया था? 1, मोरारजी देसाई, बी, चंद्रशेखर, सी, इंदिरा गांधी और डी, चौधरी चरण सिंह। ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने पहली गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया था?
इसका सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए मोरारजी देसाई। जैसा कि आपको पता है कि 1977 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई, क्योंकि इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, उसके कारण से उनको हार मिली और जनता पार्टी की सरकार शासन में आई और मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। हालांकि मोरारजी देसाई पहले कांग्रेस में ही शामिल थे, परंतु अब जो प्रधानमंत्री बने हैं ये जनता पार्टी की सरकार के सहयोग से बने हैं। तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्यसभा 2/3 बहुमत से विधेयक पारित कर सकती है और एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकती है? अनुच्छेद 96 के माध्यम से, अनुच्छेद 312 के माध्यम से, अनुच्छेद 256 के माध्यम से, अनुच्छेद 356 के माध्यम से। पहले आइए एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं। अनुच्छेद 96, बात करते हैं अनुच्छेद 96 की। अनुच्छेद 96 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ उनको हटाने का कोई प्रस्ताव यदि लोकसभा में विचाराधीन है तो उस समय लोकसभा स्पीकर उस सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। और यदि ऐसा ही कोई प्रस्ताव डिप्टी स्पीकर के संबंध में विचाराधीन है, उनको हटाने संबंधी कोई प्रस्ताव संसद में विचाराधीन है यानी लोकसभा में विचाराधीन है, तब उस समय उपसभापति भी उस सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। यानी जिसके खिलाफ प्रस्ताव आया है वो व्यक्ति उस सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। ये प्रावधान अनुच्छेद 96 में किया गया है। अनुच्छेद 312 में आपको पता है कि यदि किसी नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करना है तो इस संबंध में राज्यसभा 312 अनुच्छेद के माध्यम से इस प्रकार की व्यवस्था कर सकती है। तो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को नई अखिल भारतीय सेवा के गठन संबंधी शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 256 बड़ा मजेदार अनुच्छेद है। इसमें यह प्रावधान किया गया है, राज्य की कार्यपालिका यानी राज्य की सरकार संघ द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन सुनिश्चित कराएगी। यानी प्रत्येक राज्य की सरकार जो संघ के यानी केंद्र सरकार के कानून हैं उनका पालन अपने राज्य में सुनिश्चित करवाएगी। ये अनुच्छेद 256 में लिखा गया है। और मजे की बात यह है कि अनुच्छेद 256 के माध्यम से अनुच्छेद 356 का रास्ता खुल जाता है। यानी अनुच्छेद 256 के माध्यम से आप अनुच्छेद 356 यानी प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। कैसे? क्योंकि अनुच्छेद 256 के आधार पर अनुच्छेद 365 में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य सरकार यदि संघ के निर्देशों का अनुपालन कराने में असफल रहती है तो राष्ट्रपति के लिए यह मानना विधिपूर्ण होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। यानी अनुच्छेद 365 में यह लिखा है कि यदि अनुच्छेद 256 के तहत जो निर्देश दिए गए हैं राज्य सरकार को इस संघ का कानून पालन करवाना है और सरकार वो कराने में विफल है, तो इस आधार पर अनुच्छेद 365 के आधार पर अनुच्छेद 356 यानी कि प्रेसिडेंट रूल का आधार तैयार किया जा सकता है और राज्य में यह कहते हुए कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है क्योंकि संघ के कानूनों को संबंधित राज्य में लागू नहीं करवाया जा रहा है। इस आधार पर आर्टिकल 356 के माध्यम से राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की ही गई है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है आर्टिकल 312 यानी कि ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया से संबंधित है? ये तो सबको ही पता है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है और इसके अंतर्गत दो प्रक्रियाएं बताई गई हैं। एक है कि दोनों सदनों से यानी लोकसभा से राज्यसभा से विशेष बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित किया जाए, कोई कानून पारित किया जाए तो संशोधन हो सकता है। और दूसरी प्रक्रिया ये है कि संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के अनुमोदन के साथ कोई भी संशोधन किया जा सकता है। तो इसमें दो प्रकार की
संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाता है अनुच्छेद 368 ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पहली प्रथम वर्षीय योजना के संदर्भ में सही है? पहला, ये हेरा डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरा, योजना कृषि पर केंद्रित थी। तीसरा, इसकी शुरुआत 1950 में हुई थी। आपको बताना है कि कौन सा उत्तर सही है। ऑप्शन 1 तथा 2, केवल 1, 1 और 3 तथा 2 और 3, इसमें से सही कूट चुनना है। पहली पंचवर्षीय योजना हेरा डोमर मॉडल पर आधारित थी, ये कथन ठीक है। यह कृषि पर केंद्रित थी, ये कथन भी ठीक है, परंतु इसकी शुरुआत 1950 में होने की बजाय 1951 में हुई थी। तो तीसरा कथन गलत हो जाता। तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन 1, 1 और 2 दोनों, यानी पहला और दूसरा कथन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24, डैश पंचवर्षीय योजना 1961 में पारित की गई थी। आपको बताना है कि कौन सी योजना 1961 में लागू हुई थी। चौथी, पहली, दूसरी या तीसरी? जैसा कि आपको पता है कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक लागू हुई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक लागू रही थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 के दौरान रही थी। उसके बाद चौथा 5 ईयर प्लान जो आपका 69 से शुरू होकर 1974 तक रहता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, तीसरी, यानी आपकी 1961 में तीसरी पंचवर्षीय योजना लागू हुई और ये 1966 तक चली थी। ये कृषि पर आधारित थी और इसमें गेहूं उत्पादन पर विशेष बल दिया गया था। ये योजना आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से विफल रही। इसके दो प्रमुख कारण थे। एक तो भारत चाइना का युद्ध 1962 का और इंडो पाक युद्ध 1965 का। इसके साथ ही इसमें जो टारगेट रखा गया था, यानी अचीवमेंट टारगेट था 5.6% को प्राप्त करने का, वो भी प्राप्त नहीं होता है। और इस पंचवर्षीय योजना में 2.4 की हम ग्रोथ को ही अचीव कर पाते हैं, जो कि अपने हमारे टारगेट से या एक्सपेक्टेड से बहुत ज़्यादा ही कम थी। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि दो युद्धों के कारण और बहुत ज़्यादा मुद्रास्फीति के कारण ये योजना बहुत अधिक सफल नहीं रही। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 में पारित की गई थी। अब चलते हैं सेशन के आखिरी क्वेश्चन पर, जिसमें दिया गया है कि हर 5 साल में डैश एक वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। भारत का वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर, भारत का राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, भारत का प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर और भारत का उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? आर्टिकल 280 के तहत भारत का राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हर 5 साल के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाता है भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। तो यहां आपके ये 25 प्रश्नों की श्रृंखला पूरी होती है। आशा करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, अधिक से अधिक प्रसारित करें, जिससे ये और भी अधिक लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हो। आपका एक बार तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।